फ्राइल्टी दाई नेम इज ओ मैन। कमजोरी का दूसरा नाम औरत होता है। आई एम भरत साहनी। फ्राइल्टी दाई नेम इज ओ मैन मैकबेथ एक प्लेज है विलियम शेक्सपियर का, उसी का एक कोटेशन है। आज हम लोग दरअसल इंग्लिश पढ़ेंगे नहीं, आज हम जानेंगे कि इंग्लिश में पढ़ना क्या क्या होता है। दरअसल हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम पढ़ने बैठते हैं, लेकिन हमको पता नहीं रहता कि हम पढ़ें क्या। मतलब ये तो वही हो गया कि हम तीर चलाना शुरू कर दिए हैं, निशान जो लगाना है वो पता ही नहीं है। मतलब काम हमने शुरू कर दिया, टारगेट क्या है ये पता नहीं होता है। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप देख रहे हैं इसको और इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो मुझे लगता है कि आपके लाइफ का सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट वीडियो हो सकता है, क्योंकि हम उस तरह से हवा में तीर मारते रहते हैं कि जहां दुश्मन का पता ही नहीं है। हमें इंग्लिश में पढ़ना क्या, हम ये नहीं, हमने पढ़ना शुरू कर दिया लेकिन इंग्लिश में हमें पढ़ना क्या ये पता ही नहीं है। तो ऐसे में आपको जान लेना चाहिए कि आपको इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है। अगर आपने शुरू किया है, और शुरू किया है तो पता नहीं आपने शुरू से शुरू किया है कि बीच से शुरू किया है। हो सकता है आप लास्ट अध्याय पढ़े हों या आप लास्ट अध्याय पढ़ रहे हों। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम जानें। अब जब इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में हमने दो चीज़ों को रखा है। एक हमने जो रखा है स्पोकन इंग्लिश। दरअसल जो स्पोकन इंग्लिश है, एक स्पोकन इंग्लिश और एक हमने रखा है एडवांस इंग्लिश। एडवांस इंग्लिश। एडवांस इंग्लिश। अब स्पोकन इंग्लिश जो होता है ये आसान होता है, लेकिन जो एडवांस इंग्लिश होता है ये कठिन होता है। अब स्पोकन इंग्लिश का मतलब ये हो गया कि आप इसमें 3 चीज़ों को याद रखिए। आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। पहला इसमें आपको याद रखना होगा वर्ड पावर। वर्ड पावर का मतलब हो गया मीनिंग। दूसरा आपको याद करना होगा टेंस। और तीसरा आपको याद करना होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर इन 3 चीज़ों को आपने तैयार कर लिया तो गारंटीड आप इंग्लिश बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश। बट देयर इज अदर मैटर। यहाँ दूसरा मामला है। एडवांस इंग्लिश कौन पढ़ता है? जो एकेडमिक एग्ज़ाम देने जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं, उनके लिए ज़रूरी होता है कि हम एडवांस इंग्लिश जानें। और एडवांस इंग्लिश का मतलब कंप्लीट ग्रामर नॉलेज। और वह क्या होगा कंप्लीट ग्रामर नॉलेज, इसको जानिए। तो जो हमने पॉइंट बनाया है 28 पॉइंट है, 28 पॉइंट है जो एडवांस इंग्लिश में आएंगे। यानी कि आपको शुरू इंग्लिश कहाँ से करना है और कहाँ तक आप जाएंगे तो एक्सपर्ट हो जाएंगे इंग्लिश की। ये चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। तो जब इंग्लिश आप पढ़ने जा रहे हैं, खास करके कंपटीशन के लिए और एग्ज़ाम के लिए, बोलने के लिए नहीं, बोलने में तो 3 ही हो जाएगा। एडवांस इंग्लिश में सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा लेटर। लेटर का मतलब हो गया ABCD जो होता है उसको जान लेना जरूरी है। 26 लेटर होते हैं। उसके बाद इसमें ज़रूरी हो जाता है कि उस लेटर में वॉवेल्स कितने हैं और कॉन्सोनेंट कितने हैं, यानी कि स्वर और व्यंजन कितने हैं। तो स्वर व्यंजन तो आप जान जाएंगे। तीसरा आपको ज़रूरत पड़ता है वर्ड पावर। वर्ड पावर का मतलब हो गया कि कुछ भी अगर आप इंग्लिश में वर्ड्स जानते हैं, वर्ड्स को जानते हैं, तो निश्चित रूप से आप बेहतर इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि मीनिंग देखिए, एक इंग्लिश में कहावत है, ग्रामर इज माइंड एंड वर्ड पावर इज बैकबोन ऑफ द इंग्लिश बॉडी। जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है उसमें जो मीनिंग होता है, वर्ड पावर जिसे हम कहते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये शरीर है एक तरह से, और जो ग्रामर है वो माइंड है। तो इन दोनों चीज़ों से ही इंग्लिश मजबूत होता है। तो वर्ड पावर तो सबसे फर्स्ट नंबर पर होना चाहिए। वर्ड पावर का मतलब जैसे इज माने होता है, एम माने होता हूँ, तो ये भी वर्ड पावर में आ जाएगा। और इसके अलावा अगर कठिन से कठिन आप मीनिंग्स लेते हैं, जैसे लेफ्टिनेंट को लेते हैं, तो भी वर्ड पावर में आ जाता है। तो वर्ड पावर होना जरूरी है। अब जो वर्ड पावर के बाद आपका आता है, जैसे मान के चलिए कि यहाँ से जब वर्ड्स मिलेंगे तो सेंटेंस बनेगा। तो जो सेंटेंस बनेगा तो उसमें पार्ट ऑफ सेंटेंस बनेगा।
अब देखिए 1 नंबर पर ये हो गया, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर और 4 नंबर पर। ये पार्ट ऑफ सेंटेंस हो गया, पार्ट ऑफ सेंटेंस। और इसके बाद जब पार्ट ऑफ सेंटेंस आप पढ़ लेते हैं कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, इसके बाद जरूरी हो जाता है आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस जानने की। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस आप जानते होंगे कि ये जो है 4 तरह के होते हैं सेंटेंस, 4 तरह के होते हैं। अफर्मेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, ऑप्टेटिव होता है और इम्परेटिव होता है। नहीं, ऑप्टेटिव नहीं, उसकी जगह एक्सक्लेमेटरी होता है। वैसे लोकल आप 5 तरह के ही पढ़ते हैं, लेकिन 5 तरह के सेंटेंस ओरिजिनल 4 ही हैं, लेकिन 5 तरह के हम लोग पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बाद, टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बाद जरूरी हो जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये आप जानिए। अगर इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं, बेहतर तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको जानना जरूरी होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया 6वें नंबर पर। अब जब पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद आते हैं तो इसी के जो पार्ट होते हैं नाउन, तो ये नाउन्स आपको जानना जरूरी हो जाता है। जब नाउन की हम बात करते हैं तो नाउन में क्या क्या जानना जरूरी हो जाता है। इसमें सिंगुलर और प्लूरल नाउन जानना जरूरी हो जाता है। सिंगुलर और प्लूरल नाउन ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाउन कितने तरह के होते हैं। तो नाउन 2 तरह के होते हैं, सॉरी जो नाउन होते हैं, तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो नाउन तो 2 ही तरह के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, और फिर उसमें सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। तो ये जब आप डिटेल में पढ़ेंगे जान जाएंगे। बस ये जानना है कि नाउन में इंपॉर्टेंट क्या है। तो नाउन में सिंगुलर और प्लूरल नाउन इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा जो नाउन एंड इट्स टाइप है, नाउन कितने प्रकार का होता है, ये जरूरी हो जाता है। अब जब हम बात करते हैं 7वां के बाद 8वें नंबर पर आता है, तो 8वें नंबर पर आ जाता है प्रोनाउन। प्रोनाउंस। अब प्रोनाउंस में जब बात करेंगे तो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, प्रोनाउंस एंड इट्स टाइप्स, प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है, और इसमें जो पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन और एक पर्सनल प्रोनाउन और एक पजेसिव प्रोनाउन, ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लेना चाहिए। पजेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन के बाद आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं, यानी कि विशेषण कहते हैं। उसके बाद 9वें पर आ जाता है वर्ब। वर्ब, जब वर्ब की आप बात कर रहे होते हैं तो वर्ब 2 तरह का हो जाता है। एक हो जाता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और एक हो जाता है मेन वर्ब। तो ये सारी चीज़ों को आपको जानना जरूरी हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब जब बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब 3 तरह का हो जाता है। एक जो होता है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब हो जाता है, एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब हो जाता है, और एक मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब हो जाता है। तो इसको जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो जान जाएंगे मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब 2 तरह के होते हैं। एक होता है ट्रांजिटिव और एक होता है इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव, तो जब ट्रांजिटिव होता है इसे सकर्मक कहा जाता है, और जो इंट्रांजिटिव होता है इसे अकर्मक कहा जाता है। और इसके बावजूद अभी तो हम लोग 28 हमने बताया ना कि इंग्लिश को हमने 28 पार्ट में डिवाइड किया है। इसको आप जान लेंगे कि आपको पढ़ना क्या है और कहाँ से कंपटीशन में ज़्यादा पूछा जाता है। और 10वां जब हम बात करेंगे तो फिर एडवर्ब की बात करेंगे। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। जो एडवर्ब होता है किसी भी क्रिया की विशेषता को बताता है, तो वह एडवर्ब कहा जाता है। अब 10वां नंबर देखिए, 10वां नंबर पर हम रख रहे हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यह प्रीपोजिशन 4 प्रकार का होता है। इसको जब डिटेल में पढ़ेंगे जान जाएंगे। प्रीपोजिशन कंपटीशन में तो बहुत अधिक पूछता है। प्रीपोजिशन के बाद आ जाता है कंजक्शन। प्रीपोजिशन और कंजक्शन ये दोनों
ये दोनों कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीपोजिशन को हिंदी में अव्यय कहा जाता है। जैसे मान के चलिए एक प्रीपोजिशन जो होता है नाउन या प्रोनाउन के पहले लगाया जाता है, जो उसके यथास्थान को बताता है, उसके पोजीशन को बताता है। प्रीपोजिशन बहुत जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए मैं घर रहता हूँ, तो घर रहता हूँ में घर में रहता हूँ तो मैं प्रीपोजिशन हो जाएगा। मैं छत कूदता हूँ तो छत कूदता हूँ यानी कि छत से कूदता हूँ तो से प्रीपोजिशन हो जाएगा। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन को हम समुच्चय कह सकते हैं। समुच्चय का मतलब होता है जो दो या दो से अधिक वर्ड्स को, सेंटेंस को और भी चीज़ों को जो जोड़ता है। जैसे राम श्याम घर जाते हैं तो मैंने कह दिया कि राम और श्याम जाते हैं, तो कंजक्शन में एंड आ जाएगा, बट आ जाएगा, सो आ जाएगा, तो ये कंजक्शन हो जाएंगे। उसके बाद आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन का मतलब होता है संबोधन सूचक शब्द, जैसे ओह, आह, अरे, ठीक है। तो इंग्लिश में ओह, आह, अलाश, हुर्रा, वेल डन, ब्रेव हो, तो ये इंटरजेक्शन हो जाते हैं। इसके बाद जो जरूरी हो जाता है प्राथमिक चीज़ें, जैसे जेंडर। जेंडर जरूरी हो जाता है, कंपटीशन में ज़्यादा पूछता है लेकिन हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। जेंडर का मतलब होता है लिंग। लिंग का मतलब होता है कैसे हमें पता चलेगा कि कोई व्यक्ति स्त्री है या पुरुष है। तो फेमिनाइन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, और उसके बाद कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। तो ये जरूरी हो जाता है। लिंग भी कंपटीशन में तो ज़्यादा पूछता रहता है, जैसे गूज का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा या लायन का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, तो ऐसे में दिक्कत हो जाती है कंपटीशन के लिए। जेंडर के बाद एक आता है आर्टिकल। आर्टिकल भी कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आर्टिकल का मतलब आर्टिकल में ए, एन और द, ये तीनों आते हैं, तो इन तीनों को जान लेना जरूरी होता है, सही यूज हम कैसे करें। अब आर्टिकल के बाद जो इंपॉर्टेंट है, अब हम आते हैं इनके बाद जाना, ये बेसिक इंग्लिश हैं, और बेसिक इंग्लिश के बाद फिर आ जाता है टेंस, क्योंकि टेंस की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब टेंस आप पढ़े ही होंगे, पता ही होगा कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, लेकिन उनके 4 होते हैं, तो इस तरह से 12 हो जाते हैं। टेंस के बाद जब आप टेंस पढ़ रहे होते हैं तो टेंस में वर्ब के सभी फार्मों की ज़रूरत होती है कि फर्स्ट फार्म कौन सा, सेकेंड फार्म कौन सा है। ऐसे में आपको ज़रूरत पड़ेगा पार्टिसिपल का भी, जो वर्ब का ही एक फार्म होता है पार्टिसिपल, और फिर पार्टिसिपल में इन्फिनेटिव आ जाता है, और जीरंड आ जाता है। तो इन सब को जानना जरूरी हो जाता है, तीनों फार्मों को, जो वर्ब के तीनों फार्म हो जाएंगे, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और, देखिए इन्फिनेटिव है, ये मैंने गलत लिख दिया है, इसको आप ऐसे समझें, इन्फिनेटिव, और उसके बाद जीरंड आ जाता है। इसके बाद जो आता है एक लेसन आ जाता है कॉजेटिव वर्ब, इसको भी आप पढ़ लें। कॉजेटिव वर्ब ये भी पढ़ना जरूरी हो जाता है कि ये कॉजेटिव वर्ब क्या है। कॉजेटिव वर्ब के बाद बहुत जरूरी हो जाता है, वह होता है इट और देयर का प्रयोग। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, खास करके एकेडमिक एग्जाम के लिए इट देयर का प्रयोग जरूरी हो जाता है। दरअसल इट और देयर का प्रयोग जो होता है सब्जेक्ट के रूप में होता है, इसको इंट्रोडक्टरी यूज कहा जाता है, तो इट देयर का प्रयोग आपको जान लेना चाहिए। उसके बाद जब हम आते हैं तो कंपटीशन और एकेडमिक में जो पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, जैसे नरेशन का मतलब हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी इसको कहते हैं नरेशन को। नरेशन के बाद जो आता है वॉइस को हम अक्सर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस 2 पार्ट में विभाजित कर देते हैं। इसके बाद जरूरी हो जाता है, एकेडमिक में ये पूछता है सिंथेसिस हो जाता है, और सिंथेसिस के बाद ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में ये भी आ जाते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन उसको कहा जाता है जब किसी सेंटेंस को हम दूसरे सेंटेंस में चेंज कर देते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, मतलब उसके अर्थ को बदले बिना ही जब हम किसी सेंटेंस को चेंज कर देते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है।
तो ये ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, खास करके एकेडमिक और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन और उसके बाद ट्रांसलेशन, जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन ऐसा पॉइंट है कि आप पढ़ते हैं लेकिन आता नहीं है, तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस करना। तो ट्रांसलेशन दो तरह से एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एक जो होता है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश और एक ट्रांसलेट इनटू हिंदी। तो ट्रांसलेशन इन हिंदी कर सकते हैं और फिर एक हो जाएगा ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, यानी कि ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ठीक है, देखिए यहाँ इनटू होना चाहिए, एक भाषा से दूसरे भाषा में चेंजिंग को हम इनटू यूज करते हैं, इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। और फिर जो है इसके बाद जो आता है वह आता है एप्लीकेशन राइटिंग। एप्लीकेशन राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग। अरे हाँ, मैं एक चीज़ भूल गया आपसे कहना, दरअसल यही होता है मेरे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एप्लीकेशन राइटिंग और उसके बाद हो जाता है लेटर राइटिंग। इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग होता है। और फिर इसके बाद होता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वह है अनसीन पैसेज। कोई कंपटीशन ऐसा नहीं है कि जिसमें अनसीन पैसेज ना पूछा जाता हो, कई तरह से अनसीन पैसेज पूछा जाता है। इसका एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, उसको देख लीजिएगा। अनसीन पैसेज चाहे आप कक्षा 10 में है तो भी, 12 में है तो भी, और कंपटीशन देने जाएंगे तो भी वहाँ पूछता ही पूछता। और सबसे कठिन तो मुझे लगता है इंग्लिश में यही होता है, अनसीन पैसेज। और इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड पावर याद करें, तो ये तैयार हो जाता है। और लास्ट में हमने रखा है एस्से राइटिंग। एस्से राइटिंग, एस्से राइटिंग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको पता चल गया होगा कि वास्तव में इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी होता है जब हम इंग्लिश पढ़ने जा रहे होते हैं तो हम शुरू कहाँ से करें और वास्तव में ख़त्म कहाँ करें। और ये लगा कि चलो हमको ये एक पॉइंट पढ़ना तो हम कौन सा पॉइंट पढ़ें, इस तरह से मैंने सारा पॉइंट दे दिया है। तो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।